गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान के जो बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपको मैं आज बताने जा रही हूँ। मैंने पूरी बुक से कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा में 99% आ सकते हैं उन प्रश्नों को इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। ये प्रश्न आपका बनता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रवाद के विकास में जो संस्कृति है उसने क्या योगदान दिया, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पनपने में उस समय संस्कृति का क्या योगदान था, इसमें आपको ये लिखना है। दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, कि जर्मनी का एकीकरण किस किस तरीके से हुआ, इसमें आपको वो लिखना है, किसने उसके एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ये सब चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। तीसरा प्रश्न आता है आपका, मैरियन और जर्मेनिया कौन थे। सॉरी, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट प्रश्न रह गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट क्या है, इसका विरोध भारत में क्यों हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब भी पूछा जा सकता है या वहाँ पर प्रश्न आ सकता है अर्थ क्या है। तो सत्याग्रह का विचार जो था वो गांधी जी का विचार था। उन्होंने किस तरीके से सत्याग्रह किए, क्यों किए, उसमें आपको बताना है। असहयोग आंदोलन कब और क्यों प्रारंभ हुआ, इसे क्यों वापस ले लिया गया। तो पहले आप बताएंगे असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ, किसने किया, और फिर इसको वापस लेने का क्या कारण रहा, इसके अंदर आप वो बताएंगे। प्रश्न 7 है आपका, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 1929 में जो महामंदी आई थी बच्चों, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें अमेरिका पे पड़ा था, लेकिन भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके अंदर आपको वो लिखना है। महामंदी के क्या कारण रहे, उनकी व्याख्या आपको करनी है। ब्रिटेन वुड्स का समझौता क्या था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवीकरण व अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट करना है। नवीकरण संसाधन कौन से होते हैं और अनवीकरणीय, नवीकरणीय जो हमें पुनः प्राप्ति हो जाती है जिनकी जल्दी ही, अनवीकरणीय होते हैं एक बार प्रयोग करने पे जो समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि पेट्रोलियम है आपका, खनिज तेल है, कोयला है। अब मृदा अपरदन क्या है, पहले तो आप ये बताएंगे और इसके क्या कारण है। इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चंस को एक ही साथ जोड़ दिया है जिससे कि आप पूरे अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। ठीक है, मृदा अपरदन क्या है, इसके क्या कारण है और इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि मृदा संरक्षण के उपाय बताइए, या मृदा अपरदन के कारण बताइए, या मृदा अपरदन क्या है। तो तीनों ही प्रश्न मैंने आपके इसके अंदर डाल दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के उपाय बताइए। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम क्या उपाय कर सकते हैं कि हम मृदा के कटाव, अपरदन मीन्स कटाव को रोक सकें। तो उसके उपाय आपको बताने हैं। जैव व अजैव संसाधनों के बारे में बताइए। जैव संसाधन बच्चे क्या होते हैं, जो हमारे जैवमंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन होता है। ठीक है, और अजैव होते हैं जिनके अंदर जीवन नहीं होता। तो उदाहरण आप बता सकते हैं जैवमंडल में, जैसे कि जीव जंतु। ठीक है, और इसमें आपके आ जाएंगे पहाड़, सूरज, ये आपका सूर्य ऊर्जा या सौर ऊर्जा, इस टाइप से आपके ये आ सकते, पवन ऊर्जा, ये सब। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, इसके अंदर आप ये बताएंगे। भारतीय कृषि की विशेषताएं बताएंगे। तो भारतीय कृषि से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कृषि की विशेषता बताइए या भारतीय कृषि की समस्या बताइए। तो आपके ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप ये दोनों ही याद कर लेना, उसकी विशेषताएं भी और भारतीय कृषि की समस्याएं भी। ठीक है, जैसे
समस्याओं में आप क्या लिख सकते हैं कि जोतों का आकार छोटा होता है, परंपरागत तरीके से ही अभी कृषि की जा रही है, अधिकतर कृषि जो जीवन निर्वाह के रूप में की जाती है, ठीक है, लोगों के पास जो है खेत बहुत छोटे छोटे हैं, तो इस टाइप से आप इसमें लिख सकते हैं। और धात्विक और अधात्विक खनिज और इनके उदाहरण, ठीक है, ये आप बताएंगे। प्रश्न 15 है आपका कि हमें खनिजों का संरक्षण क्यों करना चाहिए या खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। जैसे आप सभी बच्चे जानते ही हैं कि हमारे जीवन में खनिजों का बहुत बड़ा उपयोग है ना। हमारे दैनिक कार्यों में हम खनिजों का प्रयोग करते हैं। यदि ये खनिज समाप्त हो जाएंगे तो हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसीलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन, इन तीनों के गुण भी याद कर लेना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए या 3 गुण बताइए। ऐसे रेल परिवहन के पूछ लिए जाते हैं कि रेल परिवहन के 2 गुण बताओ या फिर दोष बताओ, या वायु परिवहन। कई बार इनमें तीनों में अंतर, जैसे सड़क परिवहन व रेल परिवहन में क्या अंतर है, ठीक है, या वायु परिवहन सड़क परिवहन से क्यों अच्छा है, तो ये चीज़ें पूछ ली जाती है। तो वायु परिवहन क्या है कि ये कम समय में अधिक दूरी तय करता है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास समय की वो समय लिमिट में होता है या कमी होती है, उनके लिए सबसे बढ़िया होता है वायु परिवहन। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को बता सकते हैं। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आप संघवाद के बारे में बताएंगे पहले क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतर को बताइए, ठीक है, क्योंकि 1992 में बच्चे जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें हमारा स्थानीय शासन जो था उसको कुछ अधिकार और शक्तियां दी गई, ठीक है। तो उसकी वजह से ये 1992 के बाद ही उनको अधिकार और शक्तियां मिली, जो आज भी हम देख सकते हैं कि स्थानीय स्तर पे हमारे जो इलेक्शन होते हैं वो इसी की ही बदौलत है। पहले ये नाम के लिए था स्थानीय शासन, कोई शक्तियां नहीं थी, कोई उनको अलग से अनुदान नहीं आता था, पैसे नहीं मिलते थे, ठीक है, अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। लेकिन 1992 के बाद इलेक्शन होने लगे, अलग से पैसा मिलने लगा, उनको बहुत सारे अनुदान मिलने लगे, जिससे वो अपने स्थानीय शासन को कर पाएँ और वहाँ उसका विकास कर पाएँ। तो इसमें आपको वो चीज़ें स्पष्ट करनी है, तो बुक से अच्छे से पढ़िएगा इसको, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या अंतर रहा। भारत की विधेयिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की इस स्थिति स्पष्ट कीजिए, या स्थिति क्या है। लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता का विषय का मतलब क्या है यहाँ पे कि विकास ऐसा हो जो हम धारण कर सके। धारण कर सके मतलब बच्चे कि ऐसा ना हो कि विकास करने के चक्कर में हम इतना ज़्यादा अपने वायुमंडल को, अपनी वायु को, अपने जल को, अपनी मिट्टी को, सभी को इतना दूषित कर दें कि उस विकास का कोई अर्थ ही ना रह जाए, ठीक है। तो विकास ऐसा हो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना, ठीक है, हम विकास करें। ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढी जाए, तकनीकी का विकास किया जाए जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो ऐसा विकास होना चाहिए, तो उस विकास को हम धारण करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इन चीज़ों को लेते हुए आपको अपना आंसर लिखना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम गुप्त बेरोजगारी भी कहते हैं, से आप क्या समझते हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है, कि शहरों में प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसे होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे होती है। खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद, विभेद भी लिखा आ सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अंतर, ये दोनों एक ही चीज होती है बच्चे, कि अंतर स्पष्ट करो या विभेद स्पष्ट करो। कई बार बच्चे क्या है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं विभेद क्या है, ठीक है। तो विभेद अंतर को ही कहा जाता है, तो अंतर स्पष्ट करें।
ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही स्रोतों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। कई बार अंतर भी पूछ लिया जाता है, कई बार उदाहरण पूछा जाता है कि ऊर्जा के 2 परंपरागत स्रोतों के उदाहरण दीजिए या 2 गैर परंपरागत स्रोतों के उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार आप इतने प्रश्न अपने तैयार कर लीजिएगा